नमस्कार, टीजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालें अभी तक की हेडलाइंस पर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देते हुए इस बात पर जोर दिया कि इस जघन्य हमले के दोषियों और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। भारत दौरे पर आए जापान के रक्षा मंत्री ने भी पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की। राजनाथ सिंह ने भारत के साथ एकजुटता दिखाने के लिए जापान को दिया धन्यवाद। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को भारत का एक और सख्त संदेश। बने बगलिहार और सलाल बांध के सभी गेट बंद कर नदी का बहाव रोका। स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान को करारा जवाब बताते हुए सरकार के फैसले का किया पुरजोर समर्थन। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़। सुरक्षा बलों को 5 आईईडी के अलावा विस्फोटक सामग्री बरामद। आतंक के खिलाफ भारत के आक्रामक अभियान से घबराए पाकिस्तान ने 11वें दिन भी एलओसी पर किया संघर्ष विराम का उल्लंघन। सेना का मुंहतोड़ जवाब। और भाजपा ने शुरू किया वक्फ सुधार जनजागरण अभियान। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने वक्फ की संपत्ति पर बताया गरीब मुसलमानों का हक। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने निर्दोष लोगों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देने की बात कही। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस जघन्य हमले के दोषियों और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। दोनों नेताओं ने भारत रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को विजय दिवस की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुभकामनाएं दी और उन्हें इस साल के अंत में भारत में आयोजित होने वाले वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। भारत पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की कमर तोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित करने के बाद चिनाब नदी का पानी रोक दिया है। सरकार ने बगलिहार और जम्मू के रियासी में बने सलाल बांध के दरवाजे भी बंद कर दिए हैं। ऐसे में भारत ने 2 दिन में 2 बांध बंद कर चिनाब का पानी पाकिस्तान जाने से रोक दिया है। इससे पहले सरकार ने सिंधु नदी का पानी रोक दिया था। खबरों के मुताबिक सरकार की ओर से झेलम नदी में किशगंगा बांध को भी बंद करने के लिए प्लानिंग की जा रही है। अब बांध बंद होने के बाद यहां से आने जाने वाली नदी पूरी तरह से सूख गई है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो भी देखा जा सकता है कि चिनाब नदी का जल स्तर काफी गिर गया है। स्थानीय लोगों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। रियासी में रहने वाले स्थानीय नागरिक दिनेश ने कहा कि हम खुश हैं कि सरकार ने पाकिस्तान की ओर पानी का बहाव रोक दिया है। पाकिस्तान को पहलगाम में हमारे पर्यटकों की हत्या का करारा जवाब देना चाहिए। सरकार के हर निर्णय से हम सहमत हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को तंग करके रखा हुआ है, ये करना बिल्कुल बहुत ही सही है। ये स्टेप सरकार का बहुत अच्छा है। अब देखिए, जगदम जंग करना भी कोई वो बनता नहीं है, मगर फिर भी जो ये हिंदुस्तान सरकार उनको बहुत सारे तरीकों से जवाब दे रही है। बहुत अच्छी बात है और ऐसा करना भी जायज है। हमें खुशी है कि सरकार ने पाकिस्तान का पानी बंद करा है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। जैसे उन्होंने पहलगाम में अटैक करके हमारे बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं, जो नाम पूछ के टारगेट किया उनको, उस हिसाब से हम चाहते हैं कि उनको ठोको। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। उन्होंने हमारे 28 मारे, हमें उनके 500 मार के आना चाहिए। हम चाहते हैं कि सरकार के साथ हैं, जैसे हो सकता है, जैसे पॉसिबल हो सकता है उसको करना चाहिए हमारी सरकार को उनके साथ। भारत ने चिनाब नदी पर बगलिहार बांध से पाकिस्तान को जाने वाले पानी के प्रवाह को रोक दिया है।
बगलिहार और सलाल बांधों के गेट बंद होने के बाद अखनूर में चिनाब नदी के जलस्तर में उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिली है। नदी में पानी का प्रवाह बेहद कम हो गया है। नदी के पाट सूख गए हैं। अचानक सूख गई नदी को देखने के लिए अखनूर में बड़ी संख्या में लोग नदी तट पर पहुंचे हैं। लोग कौतूहलवश चिनाब के तट पर घूम रहे हैं। अखनूर के स्थानीय निवासियों का कहना है कि 75 साल में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि चिनाब का पानी बंद किया गया हो। आज दरिया चिनाब पर मैं जहां पहुंचा हूं, मैंने देखा कि मेरी 75 साल आयु हो गई है और पहली बार देखा है कि दरिया चिनाब का पानी भी बंद हो सकता है। जैसे मोदी जी ने जो फैसला किया है, उस फैसले का मैं बहुत उनका धन्यवाद करता हूं और हैरान हूं कि इतना तेज बहाव दरिया चिनाब के अंदर होता था, लेकिन आज जो पूरा पानी बंद हो गया है, 1.5 या 2 फुट पानी है। मुझे उम्मीद है कि हो सकता है 2 घंटे के बाद ये भी पानी जो है बंद हो जाए। मैं आज दरिया चिनाब के किनारे आया था और मैंने यहाँ देखा कि ये जो पानी है जो कि कम से कम 25-30 फुट बहता था और बड़ी फ्लो के साथ बैठता था, आज जो है इसमें 1.5 से 2 फुट पानी बचा हुआ है। ये हमारे मोदी जी के कारण है, जो ये इन्होंने पहलगाम में उग्रवादियों ने हमारी जो निर्दोष लोगों की जान ली है, उसके संदर्भ में जो मोदी जी ने सिंधु वाटर समझौते को जो है रद्द किया, उससे हमें बहुत खुशी है। ये आने वाले समय में ये बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान, और हम ये चाहते हैं कि ये एक बूंद भी पानी जो है पाकिस्तान को ना दी जाए, ये किसी और जगह यूज किया जाए। पुंछ जिले के सुरनकोट क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। विशेष अभियान समूह एसओजी पुंछ और भारतीय सेना ने संयुक्त अभियान चलाकर जंगलों में छिपे एक आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ किया। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा बलों को 5 आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस बरामद हुए हैं। इसमें पाउडर के रूप में कुछ विस्फोटक सामग्री, संचार उपकरण, कपड़े और कुछ अन्य सामग्री भी मिली है। बम निरोधक दस्ते ने सभी आईईडी को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया। समय पर कार्रवाई होने से बड़ा हादसा टल गया। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि यह ठिकाना किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने के इरादे से तैयार किया गया था। उन्होंने बताया कि इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान अभी भी जारी है। यह ऑपरेशन भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया है। भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान घबराया हुआ है। अपनी खींच मिटाने के लिए एलओसी पर वो लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। पिछली रात भी उसने बिना उकसावे के फायरिंग की। पड़ोसी देश की सेना की चौकियों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के आसपास के इलाकों में नियंत्रण रेखा के पार छोटे हथियारों से गोलीबारी की। पाकिस्तान के इस दुस्साहस का भारतीय सेना भी तुरंत और मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की आज बंद कमरे में बैठक होगी। ये बैठक पाकिस्तान के अनुरोध पर हो रही है। बैठक में दोनों पक्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष सीमा पार तनाव पर अपनी बात रखने का एक मौका होगा। संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ने कहा था, यह एक सैद्धांतिक स्थिति है। हम आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा करते हैं, तो दूसरी तरफ हम इलाके में बढ़ रहे इस तनाव के बारे में चिंतित हैं। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जापान के रक्षा मंत्री जनरल नकातानी भारत यात्रा पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। जापानी रक्षा मंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। राजनाथ सिंह ने हमले की निंदा करने और समर्थन देने के लिए जापान सरकार का आभार जताया। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और जानकारी साझा करने को और सशक्त बनाने पर सहमति जताई। I recall our meeting at Vientiane, Laos in November last year, where we decided to expand defense cooperation in industry, technology
and interoperability between the armed forces. At the outset, I would like to thank the government of Japan for their strong expression of solidarity with India in the wake of the Pahalgam terrorist attack. Excellency, I take this opportunity to compliment you for your immense contribution in deepening of the Indo-Japan defense relations. You had earlier laid foundations for a strong bilateral defense partnership by concluding defense equipment and technical cooperation agreement and protection of classified military information agreement. As you have taken over the charge of ministry again, I am confident our cooperation will attain greater heights. जापानी रक्षा मंत्री जनरल नकातामी को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनकी अगवानी की। इससे पहले जापानी रक्षा मंत्री नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पहुंचे और शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कौटिल्य फेलोज प्रोग्राम 2025 में शिरकत की। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने भारत की उभरती ताकत और एक इकोनॉमिक प्लेयर, विकास साझेदार और टैलेंट हब के तौर पर विश्व में मजबूत योगदान के बारे में बात की। इस दौरान उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में भारत के बारे में दुनिया की बदलती धारणा पर भी अपने विचार साझा किए। आईएनएस शारदा नियोजित मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास के लिए मालदीव के माफियालाफूशी एटोल पहुंची। इस HADR अभ्यास का उद्देश्य भारतीय नौसेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच अंतर संचालन को बढ़ाना है। इसमें आपदा प्रतिक्रिया समन्वय, खोज और बचाव अभियान, संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण सत्र और किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा के बाद सामुदायिक सहभागिता जैसी कार्रवाइयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह अभ्यास 4 मई से 10 मई तक नियोजित किया गया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आज वियतनाम में हो ची मिन सिटी के पार्टी सचिव नैन वेन नैन से मुलाकात की। इस मौके पर वियतनाम सरकार ने भारत सरकार का आभार व्यक्त किया और उम्मीद जताई कि इस तरह के कार्यों से दोनों देशों के बीच संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ होंगे। भारत से लाए गए भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के साथ वियतनाम में भंते आनंद को भी आने का मौका मिला है। वे भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में यहां संयुक्त राष्ट्र वेसाक समारोह में शामिल हो रहे हैं। पवित्र अवशेषों के साथ आने का मौका और वियतनाम में उमड़ रही भीड़ को लेकर कितने उत्साहित हैं भंते आनंद, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। भगवान गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेषों के साथ भंते आनंद भी भारतीय प्रतिनिधि मंडल के अंदर वियतनाम पहुंचे हैं। क्या महत्व है इन अवशेषों का? बात करते हैं भंते आनंद जी से। क्या कहेंगे सर, किस तरह का महत्व है? नमो बुद्धाय। आज वियतनाम में हो ची मिन सिटी में हम लोग सभी इधर आए हैं। भगवान बुद्ध के पवित्र शारीरिक धातु लेके आए हैं जो नागार्जुना कोंडा में एक्सकेवेट हुआ था। वो महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया मूलगंध कुटी विहार सारनाथ में करीब 100 साल से रख के पूजा करके आए हुए हैं। वो जो शारीरिक धातु है उसको लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन का अंडर में उसको यहाँ लेके आए हैं। आज यहाँ यूनाइटेड नेशंस डे ऑफ वैसाख, संयुक्त राष्ट्र वैशाख पूर्णिमा को एक बहुत बड़ा दिन मना के बुद्ध जयंती को सारा दुनिया में मनाने का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया। इसलिए हर साल एक एक देश में ये चलता है। तो इस साल वियतनाम में ये चल रहा है। तो इस अवसर पर ये बहुत ही बड़ा एक कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ
करीब 150 देशों से डेलीगेट्स आ रहे हैं, 1000 से ज़्यादा डेलीगेट्स आ रहे हैं और यहाँ वियतनाम का सारा जनता उसमें लगे हुए हैं। इसका सबसे बड़ा एक आकर्षण यही है कि जो भारत से लाए हुए ये पवित्र भगवान बुद्ध के धातु है, इसको दर्शन करने के लिए लाखों लोग आ रहे हैं। आप कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध के अफसोसों के साथ लगातार आप साथ में रहे हैं, चाहे वो वायुसेना के विमान से इंडिया से वियतनाम आने की बात हो, चाहे साथ में लगातार पूजा करने की बात हो, सारनाथ से दिल्ली आने की बात हो, तो अपने आप को कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि एक बहुत ऐतिहासिक क्षण भी इसे कह सकते हैं आपके लिए भी। ज़रूर, ये जो है ये एक सबको नहीं मिलता, ऐसा सौभाग्य मुझे मिला है। यहाँ जब आए, यहाँ का सरकार भी बहुत अच्छा से उसको ये किया, तो इस क्षण का भागीदार होने के लिए ये तो बहुत पुण्यवान समझता हूँ। तो ये थे आनंद भंते जो अपने आप को सौभाग्यशाली बोल रहे हैं, और साथ ही जो वियतनाम के लोग हैं वो भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं, क्योंकि उन्हें भगवान बुद्ध के अवशेषों के दर्शन करने को मिल रहे हैं। कैमरामैन वाई.के. लोकनाथ के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, वियतनाम। वर्मा के घर पर कैश मिलने के मामले में गठित 3 सदस्यीय जजों की कमेटी ने जांच पूरी कर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को 4 मई को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस कमेटी में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस GS संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की न्यायाधीश अनु शिवरामन शामिल हैं। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से बेहिसाब नकदी मिलने के मामले में अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को सौंप दी थी। गौरतलब है कि 14 मार्च की रात जस्टिस यशवंत वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित आवास पर आग लगने के बाद दमकल कर्मियों को नकदी मिली थी। पहलगाम हमले के बाद पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी को फटकार लगाते हुए कहा कि आप मामले की संवेदनशीलता को नहीं समझ रहे, हमने पिछली बार भी आपको आगाह किया था। सुप्रीम कोर्ट ने वकील विशाल तिवारी को कहा कि आपका उद्देश्य क्या है, अगर आपने खुद याचिका वापस नहीं ली तो हम भारी जुर्माना लगाएंगे। कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता बार बार PIL दाखिल करते हैं जिसमें जनहित नहीं बल्कि खुद की पब्लिसिटी उद्देश्य होता है, जिसके बाद वकील ने याचिका वापस ले ली है। दिव्यांग लोगों का मजाक उड़ाने वाले असंवेदनशील कमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना, बलराज परमजीत सिंह, सोनाली ठक्कर, निशांत तंवर को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से कहा है कि वो अगली तारीख पर इन सबकी कोर्ट में पेशी सुनिश्चित करें। कोर्ट ने कहा कि अगर वो पेश नहीं होते तो उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट लाया जाए। कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता और अहमियत को देखते हुए अटॉर्नी जनरल को इस मामले में अपना पक्ष रखने को कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का आरोप लगाते हुए दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्र सरकार को इस मामले में अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा पेश करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद अब यह मामला खारिज हो गया है। याचिका में दावा किया गया था कि राहुल गांधी भारत के साथ साथ ब्रिटेन के भी नागरिक हैं, इसलिए वह संविधान के अनुच्छेद 84A के तहत चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं। छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन आज 14वें दिन भी जारी है। इस ऑपरेशन के दौरान एक STF के 2 जवान नक्सलियों द्वारा लगाए गए IED की चपेट में आ गए। IED ब्लास्ट होने से जवानों के हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद तत्काल जवानों को कैंप ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के लिए बेहतर इलाज के लिए चॉपर से बीजापुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौरतलब है कि नक्सलियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के तहत दोनों जवान STF टीम के साथ करेगुट्टा के पहाड़ी में सर्च ऑपरेशन में शामिल हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने शनिवार को राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में 10 स्थानों पर व्यापक तलाशी ली। NIA की ये गहन जांच पड़ताल कनाडा में रह रहे खालिस्तानी आतंकवादी अर्श डल्ला से जुड़े 2024 नीमराना होटल फायरिंग हमले के मामले में हो रही है।
पिछले साल 8 सितंबर को होटल हाईवे किंग के परिसर में 2 हमलावरों के जरिए फायरिंग की गई थी। इस हमले का उद्देश्य लोगों को आतंकित करना और धमकाना था। बाद में हमलावरों की पहचान बाबिया गिरोह के सदस्यों के रूप में हुई, जिनका संबंध डल्ला के आतंकवादी गैंगस्टर नेटवर्क से था। उन्होंने प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल किया था और होटल के मालिक और मैनेजर को जबरन वसूली के लिए धमकाया था। मैनेजर को पहले भी अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से कई धमकी भरे कॉल आ चुके हैं। एनआईए ने दिसंबर में मामले में अपनी जांच शुरू की थी। एनआईए ने हिंसक आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में लगे आरोपियों और संदिग्धों के परिसरों में की गई तलाशी के दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की। एनआईए की जांच के अनुसार ये आरोपी और संदिग्ध खालिस्तानी आतंकवादी अर्श डल्ला और उसके सहयोगी दिनेश गांधी के इशारे पर जबरन वसूली और हिंसा और आतंक के कृत्यों को अंजाम देने में शामिल थे। एनआईए की जांच में पता चला है कि डल्ला के सहयोगी प्रतिबंधित खालिस्तानी आतंकवादी संगठनों के लिए धन जुटाने के लिए इस तरह के आतंक और हिंसक कृत्यों के माध्यम से जबरन वसूली का सहारा ले रहे हैं। इन गैंगस्टरों और उनके सहयोगियों द्वारा व्यापारियों और अन्य लोगों की पहचान की जाती थी और उन्हें धमकाकर बड़ी रकम का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को जोधपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि जोधपुर रेलवे स्टेशन एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है, जिसके विश्वस्तरीय पुनर्निर्माण का कार्य पीएम मोदी के नेतृत्व में किया जा रहा है। रेल मंत्री ने कहा कि इस रेलवे स्टेशन पर भीड़ और ट्रैफिक 2 बड़े मुद्दे थे, जिस पर कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा स्टेशन पर एक रूफ प्लाजा भी तैयार किया जा रहा है, जिस पर बैठकर यात्री जोधपुर के व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे। जोधपुर का रेलवे स्टेशन एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। इस ऐतिहासिक धरोहर को मेंटेन करते हुए इसका वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकृत किया है। 2 बहुत बड़े जो मुद्दे थे, एक तो शहर दोनों तरफ बढ़ गया है, तो उस हिसाब से जो सेकेंड एंट्री अपने को अच्छी एक बनाने की ज़रूरत थी, वो इस स्टेशन के डिज़ाइन का पार्ट है। दूसरा, ट्रैफिक से एक तरीके से थोड़ा ट्रैफिक से रिलीफ मिले, इसके लिए एंट्री के टाइम में एक एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव है। बहुत सारी पार्किंग की स्पेस बन रही है और एक बहुत अच्छा जो कॉन्कोर्स बनेगा, रूफ प्लाजा बनेगा, जिस पे अपने पैसेंजर्स आराम से बैठ सके, भोजन कर सके और यहाँ के जो लोकल अपने प्रोडक्ट्स हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे सेवन कर सके। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार सकारात्मक मंशा से वक्फ संशोधन कानून लेकर आई है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है, इससे पहले जो संपत्ति के प्रबंधन में आर्बिट्रेरी पावर्स थी, उसको एक लेजिस्लेशन के माध्यम से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसके अंतर्गत लाया गया है और इसलिए ये वक्फ के मैनेजमेंट को मॉडर्न गवर्नेंस के स्टैंडर्ड के साथ जोड़ने का माध्यम है और सरकार की जो एक प्रगतिशील सरकार के नाते लगातार लोगों की संवैधानिक मान्यताओं के लिए, जेंडर जस्टिस के लिए, इक्वल सोसाइटी के लिए और जिस ऑब्जेक्ट के लिए जिन संपत्तियों की परिकल्पना की गई है, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार एक सकारात्मक मंशा से इसको लेकर के आई है। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने एनडीएमसी नियंत्रण कक्ष का दौरा कर कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मानसून में जनता को जलभराव की स्थिति से राहत मिले, इसके मद्देनजर दिल्ली में एकीकृत कमांड सेंटर और एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। हमने 4 दिन पहले की बारिश देखी, उसमें देखा कि हर डिपार्टमेंट के पास में अपने कंप्लेंट सेंटर जो है वहाँ पर कॉल्स जाते हैं। सभी का इंटीग्रेटेड एक ही सिस्टम बने। यहाँ पे एनडीएमसी के जो है बिल्डिंग में, स्मार्ट सिटी में बहुत ही अच्छा कमांड सेंटर बना हुआ है, जो अभी केवल एनडीएमसी के काम आ रहा है। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर एनडीएमसी, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए, फ्लड और हमारा जल बोर्ड, ये सारे डिपार्टमेंट का एक ही कंट्रोल से हम यहाँ पे कमांड सेंटर बनाएं और दिल्ली को एक ही नंबर दें कि आप इसी नंबर पे अपने वाटर लॉगिंग के लिए, और ये स्पेशली मॉनसून को देख के हम कर रहे हैं।
भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी तरह के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत ने पाकिस्तान में निर्यात होने वाली सभी तरह के फार्मा प्रोडक्ट्स पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। भारत का पाकिस्तान के साथ किसी तरह का आयात निर्यात नहीं होगा। यहां तक कि किसी भी प्रकार की वस्तुओं के सीधे या परोक्ष आयात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। भारत से किसी तीसरे देश के जरिए भी कोई भी फार्मा प्रोडक्ट पाकिस्तान नहीं जाएगा। भारत ने पाकिस्तान को जाने वाली सभी तरह की दवाइयों, जांच उपकरणों सहित कैंसर की दवाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के डीजी और सीईओ डॉक्टर अजय सहाय ने कहा कि इससे भारत पर किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम पाकिस्तान के साथ कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहते, तो इंडिया से कोई भी एक्सपोर्ट पाकिस्तान का नहीं होगा। इवन ट्रांजिट गुड पाकिस्तान को नहीं जाएंगे और थर्ड कंट्री के गुड्स भी पाकिस्तान को नहीं जाएंगे। रफली हम अगर आप देखिए अप्रैल से जनवरी 2025 के बीच में हमारा करीब लिटिल ओवर $100 मिलियन का फार्मा को एक्सपोर्ट्स हुआ था, तो अब एक्सपोर्ट पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और ये पाकिस्तान के लिए एक चिंता का विषय होगा, बिकॉज इंडियन जो फार्मा है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। अगर वही फार्मा प्रोडक्ट अगर उनको यूरोप से लेने पड़ेंगे तो उनकी जो कॉस्ट है 400% से करीब 1000% ज़्यादा पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के लिए झटका होगा। और इंडियन फार्मा के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा $24 बिलियन फार्मा का एक्सपोर्ट है। अगर एक मार्केट में हमें $100 मिलियन नहीं मिलता है तो हम दूसरी मार्केट देखेंगे। हमारे यहाँ डोमेस्टिक मार्केट इतना ज़्यादा चल रहा है, तो फार्मा इंडस्ट्री को किसी तरह की चिंता की बात की कोई नहीं। जनरली जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम फार्मा अलाउ करते थे वो भी हमने बंद कर दिया, बिकॉज पाकिस्तान का एक्ट ही ऐसा है कि इसमें ह्यूमैनिटेरियन का कोई भी चीज़ नहीं नज़र आ रही है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।